दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए SSC GD की तरफ से आई नई बम्पर बहाली के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसमें SSC GD की तरफ से 75,768 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। जैसा कि SSC GD की तरफ से हर वर्ष बहाली निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष बहुत अधिक पदों के लिए बहाली निकाली गई है। तो वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों को SSC GD की बहाली का इंतज़ार था। तो आज ही से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आप लोग आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए और अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे आते हैं, तो जिसके कारण से वेबसाइट पे ओवरलोड होने के कारण वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए पूरी जानकारी दूंगा। आप लोग हमारी इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए, आपको यहाँ से इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए, हम आ गए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने SSC GD की जो वैकेंसीज आई है उस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसे ओपन कर रखा है। यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जो SSC GD के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए और आप इसमें मैं आप लोगों को कौन कौन एलिजिबल होंगे, पेमेंट स्केल क्या रहेगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो किस प्रकार की होगी, सारी जानकारी यहाँ से दूंगा। कब से यह फॉर्म अप्लाई होनी चालू हो जाएगी और इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने फॉर्म को अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। तो चलिए, हमने ये नोटिफिकेशन खोल रखा है। आप इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए 24/11/2023 से लेकर 28/12/2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और इसमें 28/12/2023 को रात 11 बजे तक ही इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि साइट बहुत ही स्लो हो जाती है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी कर लीजिए और अपने फॉर्म को अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। इसके बाद इसके लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी वो फरवरी के महीने में की जाएगी, यानी कि फरवरी 2024 के महीने में आपको इसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। इसमें यहाँ पे नीचे बताया गया है कि इस फॉर्म को वैसे व्यक्ति भरेंगे जो इंडियन सिटीजनशिप होंगे, यानी कि भारत के निवासी होंगे, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पेमेंट स्केल रहेगी वो इन 7 पोस्टों के लिए BSF, CISF, CRPF, SSB, इस तरह के जो ये 7 पोस्ट दिए गए हैं, इन सभी पोस्टों के लिए पे लेवल 1 का रहेगा, जिसमें कि शुरुआती पेमेंट 18,000 रुपये से लेकर 56,900 तक रहेगी। और NIA के लिए पे लेवल जो है वो 3 का रहेगा। लेवल 3 की पेमेंट रहेगी और इसकी शुरुआती पेमेंट 21,700 से लेकर 69,100 तक होगी। और इसके बाद इसमें वैकेंसीज जो निकाली गई हैं ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे इसका चार्ट दिया गया है। यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए कितने कितने पद SC, ST, OBC, EWS, जनरल सभी के लिए दिए गए हैं। आप इस चार्ट से देख लेंगे। यहाँ पे टोटल मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज इन 7 पदों के लिए 75,543 पद निकाले गए हैं वैकेंसी में, और NIA के लिए 225 पद निकाले गए हैं। टोटल मिलाकर 76,768 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। इसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है नेशनैलिटी, सिटीजनशिप हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे वही व्यक्ति अप्लाई करेंगे जो इंडियन सिटीजन होंगे, भारत के जो निवासी होंगे, वही व्यक्ति इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें एज लिमिट जो रहने वाले हैं वो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से 23 वर्ष के भीतर में ही आपकी एज होनी चाहिए। और यह एज 1/8/2023 को मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। और वैसे व्यक्ति जिनका जन्म 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच में हुआ हो, वे लोग आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद इसमें जो एज रिडक्शन दी गई है इसका चार्ट यहाँ पे दिया गया है। इसमें जनरल और EVS कैंडिडेट के लिए एज में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। और SC, ST के लिए 5 वर्षों के लिए एज रिडक्शन दिया गया है। OBC के लिए 3 वर्ष, अगर एक सर्विसमैन है तो उनके लिए भी 3 वर्ष का एज रिडक्शन दिया गया है। अगर कॉमनवेल्थ दंगों के विक्टिम हैं, जो कि 1984 के सिख दंगों
या फिर 2002 के गुजरात दंगों के वैसे विक्टिम के फैमिली मेंबर जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 5 वर्षों की एज रिलैक्सेशन दी गई है, और अगर ओबीसी से आते हैं तो उनको 8 वर्षों की एज रिलैक्सेशन दी गई है, और अगर SC ST से आते हैं तो उनको 10 वर्षों के लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं। इसके बाद चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1/1/2023 को वैसे सभी कैंडिडेट जो कि किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम को पास किए हों तो वैसे सभी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर वैसे व्यक्ति जिनको NCC का कोर्स कंप्लीट किया हो, जिनको C सर्टिफिकेट दी गई हो, जिनके पास C सर्टिफिकेट हो, उनको 5% उनके जो मार्क्स है उसमें बोनस मार्क्स दिया जाएगा, और जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट B हो तो उनको 3% का बोनस मार्क्स दिया जाएगा, और जिनके पास NCC के A सर्टिफिकेट हो उन लोगों को 2% का बोनस मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप इस फॉर्म को अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए आपको SSC के ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जानी होगी, और वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के वक्त आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी। आप अपने फ़ोटो को, अपने सर्टिफिकेट को पास में रखिएगा और अपने बेसिक डिटेल्स को फिल करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आपको एक ID प्राप्त होगी और आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, और ID पासवर्ड के जरिए आप इसमें लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, इस वक्त इसकी वेबसाइट ओपन नहीं हुई है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए 24 नवंबर से वेबसाइट को ओपन किया जाएगा। तो जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो मैं इस पर एक डिटेल्स वीडियो फॉर्म फिल करके लेके आऊँगा। आप हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे और इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए नीचे की ओर आते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जनरल के कैंडिडेट, OBC और EWS के कैंडिडेट जो होंगे उनको 100 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी, जो कि ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करेंगे। और वैसे कैंडिडेट जो कि SC ST और एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो उन लोगों को किसी भी प्रकार की फ़ी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद चलिए नीचे की ओर आते हैं। तो फ़ी जमा करने के लिए आपको 28/12 तक का समय दिया गया है। 28/12/2023 तक रात 11 बजे तक आप फ़ी को जमा कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे फ़ी को जमा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो रीजन वाइज होगी। SSC के टोटल 9 रीजन हैं। इन 9 रीजन में आप देख लीजिएगा, इन 9 रीजन में आप देखिए कि आपका स्टेट कौन से रीजन में आते हैं। आप उस रीजन में अप्लाई करेंगे और आपका सेंटर उसी रीजन में पड़ेगा। तो यहाँ से रीजन वाइज सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो आप देखिए कि आपका स्टेट कौन से रीजन में आती है। यहाँ पे टोटल SSC के ये 9 रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप अपने स्टेट को देख लीजिएगा कि आपका स्टेट कौन से रीजन में आती है। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का ऑप्शन नजर आएगी, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार की होगी। तो एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी और इन चारों विषय पे एग्जामिनेशन होगी। इसमें जो पहला सब्जेक्ट दिया गया है ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सिंग। इससे आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स की होगी। और इसके बाद दूसरा जो है सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यह भी 20 प्रश्नों की होगी और इसका कुल मार्क्स 40 होगा। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी, यह भी 20 प्रश्नों की होगी और इसके लिए भी कुल 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके बाद नीचे इंग्लिश और हिंदी, इसके भी टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे भी टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए भी टोटल 40 मार्क्स दी जाएगी। तो इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 80 प्रश्न होंगे और समय जो आपको दी जाएगी वो 60 मिनट दिए जाएंगे। और इसमें टोटल मार्क्स जो है वो 160 मार्क्स की होगी, यानी कि हर प्रश्न के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको नेगेटिव मार्क्स भी होगी। पर गलत आंसर के लिए 0.50 मार्क्स काट ली जाएगी, यानी कि आप 2 आंसर गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगी। तो ध्यानपूर्वक आप अपने सवालों का जवाब दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद नीचे की ओर आते हैं। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, जिसमें कि लद्दाख को छोड़कर पूरे भारतवर्ष के जो भी कैंडिडेट होंगे उसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा
और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके बाद नीचे जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए होंगे उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी और 6 मिनट का समय दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, इसमें जो हाइट मापी जाएगी जनरल, OBC और EWS के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद नीचे यहाँ पे इस चार्ट के अनुसार आप देख लीजिएगा कि इसमें हाइट में वैसे कैंडिडेट जिनको रिलैक्सन मिलेगा, तो यहाँ पे चार्ट के अनुसार बताया गया है कि किनको किनको हाइट रिलैक्सन में छूट मिलेगी, तो यहाँ से वो देख लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो चेस्ट जो मापा जाएगा जनरल, OBC और EWS के लिए 80 सेंटीमीटर होगी, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़नी चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट में भी जो रिलैक्सन मिलेंगे वो इस चार्ट के अनुसार मिलेंगे। अगर आप ST कैंडिडेट से आते हैं तो आपके चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद चेस्ट को टोटल 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप गढ़वाल, कुमायूं, डोगरास, मराठास इन सभी से आते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़नी चाहिए। और वैसे कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इन सभी से आते हैं, तो आपका चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़नी चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए इसके बाद नीचे की ओर आते हैं। इसके बाद जो वेट आपकी होनी चाहिए वो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के रेशियो में होनी चाहिए। आपके हाइट के अनुसार आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार वेट होनी चाहिए। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपको इस तरह से यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारा डिटेल्स दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो एडमिशन के समय में आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, क्या क्या आप लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते हैं, सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक आप इस सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। मैं इस PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको एडमिशन हॉल में जाने के लिए आपको एक ID प्रूफ लेके जानी होगी। यहाँ पे बताया गया है कि ID प्रूफ में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, और ID प्रूफ में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और अगर आपके कॉलेज स्कूल से अगर कोई ID कार्ड इशू किया गया तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर ने किसी तरह के कोई ID कार्ड इशू किया है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सभी ID कार्ड को लेके जा सकते हैं। तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद आपका PET टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी, और इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगी। तो रिटन टेस्ट में वैसे कैंडिडेट जो जनरल से होंगे उनको 30% मार्क्स लानी होगी, तब फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। उनका कटअप जो होगा वो 30% होगी, और OBC और EWS के लिए 25% होगी, और इसके अलावा बाकी जो भी है उन सभी के लिए 20% होगी। इसके बाद नीचे जो दिया गया है NCC C सर्टिफिकेट वालों के लिए 5% का बोनस मार्क्स दिया जाएगा, और NCC B सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% का बोनस मार्क्स दिया जाएगा, और NCC A सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% का बोनस मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट को एक फॉर्म फिल करते समय प्रेफरेंस फिल करनी होगी। वो जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस दिए गए हैं, जैसे कि BSF के लिए A फिल करनी होगी, CISF के लिए B फिल करनी होगी, CRPF के लिए C, SSB के लिए D, ITBP के लिए E, असम राइफल्स के लिए F, SSF के लिए H और NIA के लिए D। तो इन प्रेफरेंस को उनको फॉर्म फिल करते समय फिल करनी होगी। इसके बाद SSC से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, तो इस गाइडलाइंस को सारे स्टूडेंट को फॉलो करनी होगी। तो एग्जामिनेशन के दौरान
अगर एसएससी के जो भी गाइडलाइंस है, अगर उसका कोई भी स्टूडेंट वायलेंस करते हैं, अगर वायलेंस करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको एग्जामिनेशन से डिबार कर दिया जाएगा। यही नहीं कि उनको एग्जामिनेशन से केवल बाहर किया जाएगा, उनको अगर यहाँ पे चार्ट दिया गया, चार्ट के अनुसार जिस भी प्रकार के वायलेंस के अंतर्गत वो पकड़े जाएंगे, उनको चार्ट में जो दिखाई गई है जितने भी वर्ष, उतने वर्षों के लिए डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि उनको उतने वर्ष तक वो एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि इस तरह की किसी तरह की वायलेंस ना हो, एसएससी के गाइडलाइंस का फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन से पहले और फॉर्म फिल करते समय आप इस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए जब इस फॉर्म का लिंक ओपन हो जाएगी तो मैं एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा। तो आप अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और पढ़कर अपने फॉर्म को फिल करेंगे। इसके बाद अगर अधिक कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपने रीजन में कॉल करके, यहाँ पे रीजन वाइज डिटेल्स दी गई है, कॉन्टैक्ट के डिटेल्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इस वैकेंसी से जुड़ी हुई और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दीजिए। और हमारे चैनल से अगर जो भी व्यक्ति नए नए जुड़े हों, फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की जब भी कोई नई वैकेंसी आए तो मैं उसका वीडियो अपलोड करूं और इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।